जो आज अपन विज्ञान में चर्चा करेंगे गति या मोशन से संबंधित इसमें चर्चा करेंगे। पर अपन ने देखा है कि जैसे कि ये पेन हम लिए हुए हैं हाथ में और इसको यहाँ से इस तरीके से हमने करा दिए, इस स्थान तक ले गए खींच के, तो आप कहेंगे कि ये पेन गति कर रहा है। या कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रही है, जैसे बस जो है बस स्टैंड से निकलकर किसी स्थान की ओर जा रही है, तो आप कहेंगे कि वस्तु गति कर रही है। पर दरअसल विज्ञान में गति का मतलब होता क्या है, ये हम आपको आज समझाएंगे। पर इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। गति से संबंधित जैसे हमने कहा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास में कोई एक ये बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड है और यहां से बस निकलती है, बस निकल के ये किसी स्थान बी की ओर जा रही है। ये ए स्थान से स्टार्ट होती है और बी की ओर जा रही है। तो बस में बैठा वाला व्यक्ति अगर बाहर झांकेगा तो उसको बाहर वृक्ष है या कोई दुकान है या कुछ कोई और स्थान है, खंबे हैं लाइट के, तो वो उसको वो गति करते हुए दिखाई देंगे। या यूं कहें हम कि बस में बैठे हुए व्यक्ति के लिए वो सब चीजें गति कर रही हैं। लेकिन अगर बस में बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति को देखेगा तो वो कहेगा कि ये स्थिर है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है तो उसको हम गति बोलते हैं। जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है, तो उसे हम गति कहेंगे। यानी दो स्थितियां बन सकती हैं यहां पर हमारे सामने कि कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष स्थान परिवर्तन ना करे या वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करे। तो अगर वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष स्थान परिवर्तन नहीं करती है, अगर स्थान परिवर्तन नहीं करती है तो उसको बोलते हैं हम विरामावस्था। माने वस्तु विरामावस्था में है, रुकी हुई कंडीशन में है, रुकी हुई स्थिति में है। लेकिन अगर कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है, तो उसको बोलेंगे हम गत्यावस्था या गति की अवस्था में है वो, या गति कर रही है, हम ये कहेंगे। यानी हमारा जो मेन है वो हमारे आसपास की वस्तु के सापेक्ष है। अगर हम यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ से चलकर यहाँ तक आ गए तो हमने ये स्थान अपने उस स्थान की वजह से स्थान परिवर्तन कर दिया, तो यहाँ हम गति की अवस्था में कहना लगे। जब कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ होता है और वो बाहर देखता है तो बाहर की वस्तुएं उसके लिए गतिशील अवस्था में होती है क्योंकि वो उसके सापेक्ष स्थान परिवर्तन कर रही है। लेकिन ट्रेन में बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति स्थिर अवस्था में होगा क्योंकि वो दोनों आपस में जो है स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो ये विराम अवस्था और गत्यावस्था, यह यूं कहे हम कि गति क्या है, ये इस चीज से हमको पता चल जाती है। पर अगर हमसे कोई बोले तो गति जो है हम
ऐसे हो सकती है कि सपोज कीजिए कि यहां से स्टार्ट किए तो ऐसा सीधी रेखा में चले जाए, या किसी बिंदु के चारों ओर गति करे, या ऐसा हो सकता है कि अपने स्थान पर ही घूमते रहे, अपने स्थान पर ही, जैसे पृथ्वी अपने स्थान पर घूर्णन करती घूमती रहती, या ऐसा हो सकता है कि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष हम अपनी मध्यावस्था से दोनों तरफ या साम्यावस्था से दोनों तरफ गति करते रहे। तो गति कई प्रकार से हो सकती है। इस तरीके जब हम एक ही दिशा में गति करते हैं तो उसको हम सरल रेखीय गति बोलते हैं, सरल रेखा में गति कर रहे हैं। किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष अगर हम गति कर रहे हैं तो उसको हम वृत्तीय गति बोलेंगे, यानी हम वृत्तीय गति कर रहे हैं, अपने अक्ष पर स्थिर रहते हुए और गति करते हैं तो उसको हम घूर्णन गति बोलेंगे, है ना। तो इस तरीके से कई तरीके की गतियां हो सकती है, लेकिन कोई सी भी गति को नापने के लिए हमको एक मूल बिंदु की जरूरत होती है। जैसे अगर हम मान लीजिए कि यहां से ये चलना प्रारंभ करते हैं, ये वो एक स्थान है, यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, ये पहले दूरियां बना लेते हैं, 5, 10, ये 15, 20, 25, 30 और ये 35, ये लिख लिए हमने। और ओ से अगर हमने चलना प्रारंभ किया, ये यहां से चलना प्रारंभ किया और 25 पर आ गए, यानी हमने 25 मीटर की दूरी तय करके यहां ए पर आ गए, तो जो ये ओ है ये हमारा निर्देश बिंदु कहलाएगा, क्योंकि यहां से हमने चलना प्रारंभ किया है। और इसको हम बोलेंगे मूल बिंदु भी बोल सकते हैं, इसको हम मूल बिंदु या निर्देश बिंदु बोलेंगे, क्योंकि यहां से हमने चलना प्रारंभ किया है। और हमारे द्वारा चली गई दूरी जो होगी ओ ए, ये 25 मीटर हो जाएगी अगर हम इनको मीटर में दर्शा रहे हैं। और फिर ए से वापस हम यहां चलकर जो है 10 मीटर चलकर यहां बी पर आ गए, तो फिर ए बी जो है हमारी ये हो जाएगी 10 मीटर। अगर हम से कोई पूछे कि आपने कुल कितनी दूरी तय करी, तो कुल चली गई जो दूरी होगी हमारी वो हो जाएगी 25 किलोमीटर ओ से ए तक हो गए, या 10 मीटर जो है 25 मीटर हम ओ से ए तक हो गए, और 10 मीटर जो है ए से बी तक हो गए, यानी टोटल हम 35 मीटर चले। ये है ओ ए और ये है ए बी। तो हमारे द्वारा चली गई जो दूरी हो गई वो 35 मीटर हो गई। ये एक आंकिक मान है, ये इसका जो है परिमाण है, इसके द्वारा चली गई दूरी है। इसको हम दूरी बोलेंगे कि ये हमारे द्वारा तय की गई दूरी है। पर अगर कोई कहे कि आप अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान से अगर हम दूरी लेने जाएंगे तो ओ बी बराबर जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 15 मीटर। ओ बी जो है 15 मीटर। अब ऐसे आप कहें तो आप देखिए ओ से ए तक गए तो 25 मीटर, फिर ए से बी तक आए तो 10 मीटर, यानी कुल मिला के 35 मीटर चले। और ऐसे अगर आप मेजर करने जाएंगे तो ओ बी इक्वल टू जो है आपके 15 मीटर ही हो रहे हैं। यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का जो अंतर होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का जो अंतर होता है उसको हम विस्थापन बोलते हैं। जहां से हम चलना प्रारंभ करते हैं और अंतिम बिंदु तक जहां तक पहुंच गए वो हमारा जो है जहां पहुंचे तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो अंतर है वो विस्थापन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप घर से चलना प्रारंभ हुए और 20 मीटर चलकर आप स्कूल चले गए, तो आपके द्वारा तय की गई दूरी 20 मीटर और आपका विस्थापन भी इस समय 20 मीटर ही है, क्योंकि आपने जो है घर से प्रारंभिक बिंदु आपका घर हो गया और अंतिम बिंदु विद्यालय हो गया, तो आपके द्वारा विस्थापन
भी 20 मीटर है और जो दूरी है वो भी 20 मीटर है। यानी इस स्थिति में दूरी और विस्थापन दोनों समान है। लेकिन शाम को जब छुट्टी हुई तो आप फिर घर से फिर पुनः अपने विद्यालय से पुनः अपने घर आ गए, तो आपके द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी 20 मीटर विद्यालय तक जाने में और 20 मीटर विद्यालय आने में, यानी चली गई दूरी हो जाएगी 40 किलोमीटर, वो सॉरी 40 मीटर और दूरी हो जाएगी। लेकिन विस्थापन अगर कहा जाएगा तो जहां से आप चले थे वहीं पर पहुंच गए हैं, यानी कि विस्थापन जो है वो शून्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, माने विस्थापन में हम दिशा को गिन रहे हैं, विस्थापन के साथ में हम दिशा को भी मेजर कर रहे हैं, परिमाण के साथ साथ दिशा को मेजर करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो विस्थापन होता है वो सदिश राशि होता है। सदिश राशि यानी जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त किया जाए वो सदिश राशि होती है। और दूरी में हम केवल परिमाण को मेजर करते हैं, परिमाण को नापते हैं, उसमें दिशा को महत्व नहीं देते हैं, इसलिए दूरी जो है एक अदिश राशि है। तो इस तरीके से अब अगर हम देखना चाहें इसमें, तो अगर देखिए जैसे कि आप ओ से चलना प्रारंभ किया और ए पर पहुंचे और फिर ए से बी पर पहुंचे, तो जो है हमारी चली गई दूरी जो है यहाँ पे 35 मीटर थी और विस्थापन जो है हमारा 15 मीटर था। तो और अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो है अगर हम जिस बिंदु से चल रहे हैं उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो विस्थापन शून्य हो जाता है हमारा। तो हम यूं कह सकते हैं कि विस्थापन जो है धनात्मक भी हो सकता है, यानी हमें धनात्मक वैल्यू भी मिल सकती है, ऋणात्मक वैल्यू भी मिल सकती है और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन हमारा धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, पर दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है। इसमें जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा मान, इसलिए इसको हम ये बोल सकते हैं। तो ये इसमें मुख्य चीजें हो गई हैं आपकी दूरी और विस्थापन में। अगले चैप्टर में हम पुनः आपको आगे के भाग को बताने की कोशिश करेंगे। और अब आप हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है चैनल में तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके और लोग इसका लाभ उठा सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब